guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel Clear Light of Day by Anita Desai। और गाइज इस वीडियो में हम इस नावल का इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स और इसके जो 4 पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स की समरी और एनालिसिस, ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द थीम्स ऑफ दिस नावल कि मतलब इस नावल की जो थीम्स हैं, मेन थीम्स क्या है, वो भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लियर लाइट ऑफ डे। सो गाइज इट इज़ अनीता देसाईज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। सो गाइज ये जो नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ डे, ये एक तरीके से अनीता देसाई का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है एंड इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अनीता देसाईज मोस्ट बिलवेड वर्क ऑल्सो। और गाइज इस नॉवल को जो क्लियर लाइट ऑफ डे है, इस नॉवल को अनीता देसाई का मोस्ट बिलवेड वर्क भी माना जाता है। मतलब उनकी जो ये नॉवल है इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया and it is notable for its compassionate look at the inner lives of Indian families। So guys देखो ये जो है इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। So इसमें जो अनीता देसाई ने हैं जो इनर लाइव्स ऑफ इंडियन फैमिलीज़ की, मतलब जो इंडियन फैमिलीज़ थी उनके अंदर की लाइफ कैसी थी, घर में लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके की सिचुएशन थी, उसको उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड गाइस ये नॉवल लिखने के लिए अनीता देसाई वॉज इंस्पायर्ड बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का एक वर्क है 4 क्वार्टर्स, उसी से अनीता देसाई इस वर्क को लिखने के लिए इंस्पायर हुई थी। एंड सिमिलरली हर नॉवल इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड इन 4 पार्ट्स। तो देखो जिस तरीके से टी.एस. इलियट का जो वर्क है 4 क्वार्टर्स, उसमें 4 पार्ट हैं। सिमिलरली जो इनकी ये नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ डे, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। गाइस इन द फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इज़ इंट्रोड्यूस्ड लेटर 1970s की, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो 1970 के बाद का जो टाइमिंग है उसके बारे में बताया गया है। एंड पार्ट 2 टेक्स अस बैक टू द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स 1947। सो जो सेकंड पार्ट है उसमें बेसिकली इंडिपेंडेंस के टाइम पर, मतलब पार्टीशन के टाइम पर क्या कुछ सिचुएशन बनी थी उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। एंड पार्ट 3 गोज बैक इवन मोर फर्दर 1940s। और जो पार्ट 3 है वो 1947 मतलब पार्टीशन के टाइम पीरियड से भी पीछे चला जाता है। 1940s के इंसिडेंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं पार्ट 3 में। एंड पार्ट 4 रिटर्न्स बैक टू द प्रेजेंट टाइम, और जो पार्ट 4 है वो दोबारा से रिटर्न टाइम 1970-80 में आ जाता है। एंड गाइज देयर इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रबल्स ऑफ परसिक्यूशन, रेडिकलिज्म, रायट्स एंड फायर्स। सो गाइज देखो पार्टीशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, और ये जो नॉवल है ये प्रेजेंट टाइम से स्टार्ट होकर हमें वापस 1947 में लेकर जाती है और दोबारा से 4th पार्ट में 1970-80 में आ जाती है। तो बेसिकली इसमें जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हालात हुए इंडिया में, राइट्स हुए, दंगे हुए और कहीं कहीं पर आग लगी, इस तरीके की सिचुएशन बनी थी, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। एंड गाइज दिस नॉवल वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बुकर प्राइज़ इन 1980। सो गाइज ये जो नॉवल है 1980 में बुकर प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। गाइज नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ क्लियर लाइट ऑफ डे। सो गाइज देखो इसके कैरेक्टर्स को समझने के लिए मैंने इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली दास फैमिली, देन अली फैमिली, देन मिश्रा फैमिली। सो देखो जो दास फैमिली है इसमें सबसे पहले थे मिस्टर दास। सो गाइज मिस्टर दास जो है वो दास फैमिली के हेड हैं और इनकी वाइफ है मिसेस दास। सो गाइज जो मिस्टर दास और मिसेस दास हैं इनके 4 बच्चे हैं, और ये जो दोनों हैं अपना ऑलमोस्ट जो टाइम है वो बाहर क्लब में बिताते हैं। अपने बच्चों के साथ इनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है, ये ऑलमोस्ट घर से बाहर क्लब में ही रहते हैं। और इसीलिए जब इनकी डेथ होती है तो इनके बच्चों पे कुछ खास इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स के इतने ज़्यादा क्लोज थे ही नहीं। सो मिस्टर दास और मिसेस दास के जो बच्चे हैं उनमें सबसे पहले हैं बिमला, जिन्हें हम बिम्बी कहते हैं। सो गाइस जो बिमला है वो मिस्टर दास और मिसेस दास की सबसे बड़ी बेटी हैं। देन राजा, जो ये राजा है गाइस ये सेकंड है। और जो बिम और राजा का रिलेशनशिप था बचपन में वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जो राजा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था, और वो उर्दू पोइट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था राजा। सो राजा और बिम के रिलेशनशिप जो बाद में आकर ख़राब हो जाते हैं, जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है उसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। हालांकि बचपन में इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। देन तारा, जो तारा है वो तीसरा चाइल्ड है इनका, और तारा जो है गाइज अपना ऑलमोस्ट टाइम मिश्रा फैमिली की जो डॉटर्स हैं, मिश्रा डॉटर्स, उनके साथ बिताती थी। देन बाबा, गाइज जो ये बाबा है ये मिसेस दास और मिस्टर दास का 4th चाइल्ड है, और जो ये बाबा है ये मतलब मेंटली डिसेबल्ड था, मेंटली अनडेवलप्ड था, और इसकी टेक केयर करने के लिए जो ये मिसेस दास हैं अपनी बहन, एक कज़न होती है मिसेस दास की, मीरा। सो इसको यहाँ पर मीरा मासी भी कहा गया है। और जो ये मीरा मासी है बेसिकली इसके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो जाती है, और जब इनके हस्बैंड की डेथ होती है ये सिर्फ 12 ईयर्स की थी, और इनके हस्बैंड की डेथ के लिए जो इनके इन लॉज थे, मतलब मीरा मासी के जो इन लॉज थे वो इन्हें ब्लेम करते थे। तो जो मिसेस दास हैं अपनी इन कज़न को अपने घर बुला लेती है इस बाबा की केयर करने के लिए, बिकॉज जो बाबा था वो मेंटली डिसेबल्ड था। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी अली फैमिली। सो गाइस जो ये अली फैमिली है इसमें सबसे पहले आते हैं हैदर अली। सो जो हैदर अली है इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़मीन है, ये ज़मींदार कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड थे। और जिस घर में ये दास फैमिली रहती थी वो घर भी
हैदर अली का ही था। मतलब दास फैमिली हैदर अली के घर में रेंट पर रहती थी। और जो ये अली हैं इन्हें उर्दू पोइट्री, तो ये मुसलमान थे तो इन्हें उर्दू पोइट्री आती थी, और जो राजा है इसीलिए इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ और इनके पास जाकर वो उर्दू पोइट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी करता था। और हैदर अली की एक बेटी थी बेनज़ीर, जिससे कि राजा प्यार करने लग जाता है और लेटर इन दोनों की शादी भी हो जाती है। देन मिश्रा फैमिली। सो गाइज मिश्रा फैमिली में सबसे पहले है मिस्टर मिश्रा। सो गाइज जो मिस्टर मिश्रा थे काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ करते थे, काफ़ी अमीर हुआ करते थे, और इनकी 2 बेटियां थी मिश्रा सिस्टर्स, जिन्हें कहा गया है जया और सरला। सो गाइज ये दोनों जो हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और जो ये तारा है, तारा अपना टाइम जो है इन दोनों के साथ ही बिताती थी अधिकतर, जो कि बिमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बिमला इन्हें अनएजुकेटेड मानती थी और मानती थी कि मतलब ये ज़्यादा समझदार नहीं है। और इनके मिस्टर मिश्रा के 3 बेटे थे और इनकी शादी हो गई थी गाइस, और इनकी जो बेटियां थी जया और सरला, इनकी भी शादी हो रखी थी। सो इनके जो हस्बैंड्स हैं वो इन्हें छोड़ देते हैं, और सिमिलरली जो मिश्रा ब्रदर्स हैं उनकी भी वाइफ उन्हें छोड़कर चली जाती है। सो गाइस ये मिश्रा ब्रदर्स में से सिर्फ एक होता है जो सिंगिंग करता है थोड़ी बहुत, और उससे थोड़ा प्रोफेशन करके थोड़ा पैसा वैसा कमा लेता है। देखो इनिशियली मिस्टर मिश्रा इतने ज़्यादा रिच हुआ करते थे, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो उनके बेटे थे उन्होंने इनको एकदम बैंकरप्ट कर दिया, कंगाल बना दिया था। तो बेसिकली मिस्टर मिश्रा के 5 बच्चे थे और पाँचों ही शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पार्टनर के साथ नहीं रहते थे। सो गाइस इन कैरेक्टर्स के अलावा एक और कैरेक्टर है यहाँ पर जो कि है बकुल। और गाइस जो बकुल है उसकी शादी होती है तारा से। सो जो ये तारा है ये बकुल से शादी कर लेती है, और जो बकुल है वो उसे इन मिश्रा सिस्टर्स के घर पर मिला था, और वहाँ पर इनका इंटरेक्शन होता है, बकुल के साथ तारा का इंटरेक्शन होता है, और लेटर ऑन तारा बकुल से शादी कर लेती है। गाइस नाउ विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लियर लाइट ऑफ डे। सो गाइस देखो इन 1980s, मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जो फर्स्ट पार्ट है वो 1970s मतलब 1980 की स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है। वेयर वन मॉर्निंग तारा वंडर्स इन हर चाइल्डहुड होम। सो एक सुबह जो तारा दास है वो अपने चाइल्डहुड होम में घूम रही है, मतलब जो उनका बचपन का घर था पुरानी दिल्ली में हैदर अली के घर में, जिसमें वो रेंट पर रहते थे पहले, उस घर में यहाँ पर तारा घूम रही है। सो गाइस यहाँ पर जो तारा है वो अपनी शादी के बाद आई है, एंड तारा हैज़ बीन मैरिड टू बकुल हु वर्क्स इन फॉरेन कंट्रीज़ एंड हैज़ 2 डॉटर्स। सो गाइस देखो जो ये तारा है इसकी शादी हो चुकी है बकुल से, और इसकी 2 बेटियां भी हैं। और गाइस यहाँ पर जो तारा है वो अपने बचपन के घर में घूमकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करती है। और जो तारा है वो अपनी बहन बिमला से मिलती है। बिमला जो है वो अब एक टीचर है और अपने छोटे भाई के साथ अब इस पुरानी दिल्ली के घर में रह रही है, बाबा के साथ। मैंने आप लोगों को बताया जो बाबा था वो मतलब मेंटली डिसेबल्ड था, तो बिमला ही उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखती है, और वही दोनों इस पुरानी दिल्ली वाले घर में अकेले रहते हैं। सो तारा एंड बकुल कम टू इंडिया फॉर द वेडिंग ऑफ राजाज डॉटर। सो गाइस देखो तारा और बकुल जो है यहाँ पर इंडिया में आए हैं बिकॉज जो राजा है उसकी बेटी की शादी है, और राजा अभी हैदराबाद में रह रहा है, उसकी बेटी की शादी के लिए यहाँ पर ये दोनों आए हैं। सो गाइस उसके बाद ये बकुल को चाय वगैरह सर्व करती हैं। चाय में दूध ये बहुत ज़्यादा कम डालती हैं और कहती हैं कि जो कैट है वो सारा दूध पी गई थी। एंड गाइस देन ये आपस में बात करते हैं, और उसके बाद बाबा देयर ब्रदर कम्स इन, ही इज़ ग्रॉन मैन बट मेंटली इल। सो गाइस देखो उसके बाद बाबा आ जाता है। बाबा जो है वो अब मतलब कम्प्लीटली मैन बन चुका है, लेकिन जो उसका माइंड है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। और तारा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि बिमला जो है वो बाबा का ध्यान रख रही है, बिमला को भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो ऐसे ही तारा बाबा से पूछती है बाबा यू विल गो टू ऑफिस, और जो बाबा है मना कर वहाँ से भाग जाता है। तो उसके बाद जो बाबा है वो बाहर भाग जाता है, तो उसके पास एक ग्रामोफोन होता है, मतलब उसे म्यूज़िक के साथ ही वो बेसिकली खेलता रहता है, और जो गली के बच्चे होते हैं वो उसे परेशान कर देते हैं। तो जो बाबा है वो रोता रोता घर वापस आता है। तो गाइस देन तारा एंड बिमला डिस्कस अबाउट द मैरिज ऑफ हिज ब्रदर विद हैदर अलीज डॉटर देयर लैंडलॉर्ड। सो देखो गाइस उसके बाद जो बिमला और तारा है ये बात करती हैं कि जो उनका भाई है राजा उसने बेनज़ीर से शादी कर ली थी, एंड गाइस देयर इज सार फीलिंग बिटवीन बिमला एंड राजा। तो गाइस देखो यहाँ पर मतलब पार्ट 1 में हमें बताया गया है कि जो राजा और बिमला हैं उनका जो बॉन्डिंग है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। इनके बीच में कोई भी अच्छा ब्रदर सिस्टर सिबलिंग वाला रिलेशनशिप नहीं रहा है, कड़वाहट सी इनके रिलेशनशिप में आ चुकी है। तो गाइस देखो बिमला तारा को यहाँ पर क्या बताती है कि हैदर अली की डेथ के बाद राजा ने एक लेटर भेजा यहाँ ओल्ड दिल्ली के घर में जिसमें वो रह रहे हैं, और इस लेटर में उसने क्या लिखा था दैट ही विल चार्ज हर द सेम रेंट एज देयर पेरेंट्स वर चार्ज्ड, कि मतलब वो अब उनसे इतना ही रेंट लेगा जितना कि उसके पेरेंट्स लिया करते थे, मतलब वो रेंट बढ़ा नहीं रहा है, उतना ही रेंट उन्हें हैदर अली की तो डेथ हो गई है तो अब राजा को देना है। सो गाइज ये जो लैंग्वेज थी बिमला को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग और एरोगेंट सी लगी। उसे लगा कि जो राजा है वो खुद तो हैदराबाद चला गया अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर, और अब उनसे रेंट भी मांग रहा है, जबकि वो खुद अब लैंडलॉर्ड बन चुका है। अगर वो रेंट ना भी मांगता तो भी चलता। एंड गाइज इन द इवनिंग दीज सिस्टर्स विजिट्स देयर नेबर मिश्रा। सो गाइज देखो इवनिंग में ये दोनों बहनें जो हैं वो जाती हैं मिश्रा
सिस्टर्स के घर पर। सो मिश्रा, मैंने आप लोगों को बताया कि इनिशियली बहुत ज़्यादा रिच फैमिली हुआ करती थी, बट उनके जो बच्चे हैं, मतलब मिस्टर मिश्रा के जो बच्चे हैं, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। और जो जया और सरला है अभी अपने हस्बैंड से दूर रहती हैं और ये उनके घर पर जाकर थोड़ी बातें करती हैं तारा और बिमला मिश्रा सिस्टर्स से, लेकिन ये जल्दी ही वापस आ जाती हैं बिकॉज ये नहीं चाहती हैं कि मिश्रा सिस्टर पर कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च करने का बोझ बने, कि मतलब वो उनके घर आई हैं तो वो उन्हें सर्व करने के लिए या कुछ फीड करने के लिए एक्स्ट्रा मंगाए जिससे कि उन पर खर्चा आए। ये तारा और बिमला नहीं चाहती और इसीलिए वो वहाँ से जल्दी आ जाती हैं। एंड गाइज देन दे रिटर्न बैक होम एंड बिमला स्पीक्स अबाउट मीरा आंट एंड बोथ ऑफ देम टॉक्स अबाउट पार्टीशन। सो गाइज उसके बाद जब ये दोनों बहनें घर आ जाती हैं तो बिमला आंट मीरा के बारे में बताती हैं कि जो मीरा आंट है वो मर गई थी, उनके बाद मतलब बिमला ने किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया। और ये दोनों बहन जो पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान में हुआ उसके बारे में आपस में बातचीत करती हैं। और इसी तरीके से जो ये पार्ट 1 था एंड हो जाता है। देन गाइज आता है पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में हमें पीछे ले जाया जाता है। 1947 के इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। वेयर बॉन्डिंग बिटवीन राजा एंड बिम इज सो स्ट्रॉन्गर देन अदर सिबलिंग्स। सो गाइज देखो 1947 में जो बिमला और राजा का बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड गाइज देयर लैंडलॉर्ड हैदर अली इन्वाइटेड राजा फ्रिक्वेंटली टू देयर हाउस बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन उर्दू लैंग्वेज। सो गाइज देखो मैंने आप लोगों को अभी फर्स्ट पार्ट में भी बताया कि जो हैदर अली है उन्हीं के घर में ये दास फैमिली रेंट पर रहा करती थी। और गाइज जो राजा है वो हैदर अली के घर पर फ्रीक्वेंटली जाया करता था बिकॉज जो हैदर अली है उन्हें उर्दू पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जो ये राजा है ये भी उर्दू पोइट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ, इसका भी इंटरेस्ट बन गया था उर्दू पोइट्री में। और गाइज राजा यहाँ पर हैदर अली फैमिली और अपनी फैमिली को कंपेयर करने लग गया और वो हैदर अली फैमिली को अपनी फैमिली से बेस्ट मानने लग गया। और उसका उर्दू लैंग्वेज में तो इंटरेस्ट था ही एंड ही टेक्स उर्दू एज हिज प्राइमरी लैंग्वेज इन स्कूल अगेंस्ट हिज फैमिलीज चॉइस। तो गाइस देखो राजा का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब 1947 में पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पर जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो जो राजा के पेरेंट्स मतलब जो मिस्टर दास और मिसेस दास थे वो इस डिसीजन के अगेंस्ट थे राजा के कि वो उर्दू पढ़ रहा है, लेकिन उनके डिसीजन के उनकी चॉइस के अगेंस्ट राजा उर्दू लैंग्वेज को ही अपनी प्राइमरी लैंग्वेज मानता है, स्कूल में उसी लैंग्वेज को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज की तरह पढ़ता है। एंड लेटर ही वॉन्ट्स टू गो Jamia University, but his father says that it is unsafe for a Hindu boy during the partition period and he enrolls at Hindu college. So guys देखो एक तो इसने स्कूल में अपनी प्राइमरी लैंग्वेज की तरह उर्दू लैंग्वेज पढ़ ली और अब ये कॉलेज जब जा रहा है तब भी ये जाना चाहता है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। सो इसके पेरेंट्स जो हैं इसके इस डिसीजन के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं बिकॉज जो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वो इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करती है और पार्टीशन के टाइम पर सिचुएशन इतनी ख़राब थी इसीलिए इसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये एक हिंदू बॉय के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट में इस टाइम पर जाकर पढ़े और वो उसका एडमिशन करवा देते हैं हिंदू कॉलेज में। सो गाइज देखो द पेरेंट्स वर रेयरली एट होम एंड वन डे देयर मदर डाइज बट दे वर नॉट वेरी मच अफेक्टेड। सो गाइज देखो मिस्टर दास और मिसेस दास बहुत कम ही घर पर रहा करते थे, वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते थे और एक दिन जो मिसेस दास है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में मर जाती हैं। लेकिन जो उनके बच्चे थे वो इस चीज़ से ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन जो उनकी आंट थी मीरा आंटी मतलब जो मीरा मासी थी वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई और उन्होंने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। स्ट्रेस में होकर वो स्ट्रेस में चली गई, डिप्रेशन हो गया उन्हें और उन्होंने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। एंड गाइज वन डे देयर फादर ऑल्सो डाइज एंड राजा सफ़र्स फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस। सो गाइज देखो इनकी मदर तो चली गई थी और एक दिन जो इनके फादर हैं मिस्टर दास उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाते हैं और राजा को ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है, टीबी हो जाती हैं। एंड गाइज तारा स्पेंड्स हर टाइम विद मिसराज सिस्टर, तारा मीट्स बकुल देयर एंड इज लव स्ट्रक। तो गाइज देखो इनके पेरेंट्स दोनों ही खत्म हो गए थे और जो मीरा मासी थी वो भी ड्रिंक करने लग गई थी। सो जो तारा है वो मिश्रा सिस्टर्स के साथ ही अपना अधिकतर टाइम बिताया करती थी और मिश्रा सिस्टर्स बिमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बिमला उन्हें मानती थी कि अनएजुकेटेड और अनएम्बिशियस की मतलब उनका ज़िंदगी में कोई भी एम्बिशन ही नहीं है। सो तारा को एक दिन मिश्रा सिस्टर के घर पर मिलता है बकुल और तारा बकुल को पसंद करने लग जाती है और प्यार करने लग जाती है। एंड गाइज डॉक्टर बिस्वास इंटरेस्टेड इन बिमला बट बिमला डजंट लाइक हिम। सो गाइज देखो एक डॉक्टर थे डॉक्टर विश्वास, जो डॉक्टर विश्वास थे ये यंग मैन थे और मतलब ये आंट मीरा और राजा से अधिकतर बात किया ही करते थे, जानते थे इन दोनों को ही। और एक दिन ये डॉक्टर विश्वास बिमला को इनवाइट करते हैं अपने कॉन्सर्ट के लिए। सो गाइज बिमला जो है डॉक्टर विश्वास में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है, मतलब डॉक्टर विश्वास इन्हें पसंद करते हैं लेकिन बिमला को ऐसी कोई फीलिंग इनके लिए नहीं होती है। और लेकिन डॉक्टर विश्वास जब अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए बोलते हैं बिमला को तो बिमला अग्री कर लेती है, बट देन बिमला रियलाइजेज दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज। उसके बाद गाइज बिमला को रियलाइज़ होता है कि वो डॉक्टर विश्वास को पसंद ही नहीं करती हैं। तो गाइज देखो इनके पेरेंट्स दोनों ही चले गए हैं, राजा घर में सबसे बड़ा बेटा है, बिमला एक लड़की है लेकिन उसके बाद घर में सबसे बड़ा बेटा राजा ही था। सो राजा को अपनी फैमिली बिजनेस संभालना चाहिए था, बट राजा इज़ डिस्ट्रेस्ड व्हेन अलीज flee town due to riots and Raja should take
ओवर हिज फादर्स बिजनेस बट ही डजंट डू सो, ही वांट टू गो टू हैदराबाद विद अलीज। सो गाइस देखो, राजा को अपनी फैमिली बिजनेस संभालना चाहिए था, लेकिन राजा ऐसा करने की बजाय इस चीज़ से परेशान हो जाता है कि जो अली है, मतलब हैदर अली, और जो उनकी बेटी है बेनज़ीर, वो हैदराबाद जा रहे हैं बिकॉज पार्टीशन के टाइम पर दंगे हो रहे थे दिल्ली में और वो यहाँ से छोड़कर हैदराबाद जा रहे हैं। तो राजा इस चीज़ से परेशान हो जाता है और वो अपना फैमिली बिजनेस संभालने से मना कर देता है और वो चाहता है कि वो हैदराबाद चला जाए अलीज़ के साथ। लेकिन इस टाइम पर इसे ट्यूबरक्यूलोसिस होता है तो वो नहीं चाहता है इस टाइम पर। एंड गाइस, बकुल मैरिज तारा। इधर जो तारा है वो बकुल से शादी कर लेती है और बकुल के साथ वो चली जाती है फॉरेन। और इधर जो मीरा आंट थी, मीरा मासी जो थी, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है एंड शी डाइज, वो भी मर जाती हैं। सो गाइस, राजाज हेल्थ इज़ इम्प्रूव्ड एंड ही लीव्स फॉर हैदराबाद। बाबा एंड बिमला आर लेफ्ट हियर अलोन इन ओल्ड दिल्ली। सो गाइस देखो, तारा शादी कर चली गई है बकुल के साथ और जो राजा है वो भी ट्यूबरक्यूलोसिस से जब ठीक हो जाता है तो वो हैदराबाद चला जाता है बेनज़ीर और हैदर अली के पास। और इधर जो इनकी मीरा मासी थी उसकी भी डेथ हो गई। तो अब बिमला और बाबा अकेले रह जाते हैं अपने ओल्ड दिल्ली वाले घर में और जो बिमला है वही बाबा का यहाँ पर ध्यान रखती है। ये होता है गाइस पार्ट 2 में। गाइस देखो, जो पार्ट 3 है ये 1940 में स्टार्ट होता है एंड इन 1940s मिसेस दास गिव्स बर्थ टू हर 4th चाइल्ड बाबा। और 1940 में जो मिसेस दास है उनका 4th बेबी होता है बाबा। सो गाइस देखो, जो बाबा है ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था इन्हें कि बाबा की सिचुएशन ऐसी हो। ही वॉज मेंटली इल। और गाइस इसीलिए जो मिसेस दास हैं शी कॉल्स हर कज़न सिस्टर मीरा फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। सो गाइस देखो, जो ये आंट मीरा है इसे मीरा मासी भी कहा गया है। सो मिसेस दास जो है अपनी इस दूर की कज़न को यहाँ पर बुला लेती हैं जो कि 12 साल की उम्र में ही विडो हो गई थी और इनकी फैमिली जो इनके इन लॉज थे, मीरा मासी के जो इन लॉज थे, बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर बुला लेते मिसेस दास। और जो मिसेस दास के घर में आंट मीरा है वो इनके बच्चों का ध्यान रखती है, पूरी इनके बच्चों की टेक केयर करती है। एंड गाइस, द रिलेशनशिप बिटवीन तारा एंड बिमला वॉज नॉट गुड। सो गाइस देखो, 1940 ही नहीं, तारा और बिमला का रिलेशनशिप तो अच्छा रहा ही नहीं। वो तो यहाँ जब हम देखते हैं 1980 वाले में जब शादी हो गई थी तारा की, उसके बाद इन दोनों का थोड़ा बातचीत करने का अच्छा वो हो गया था। अदरवाइज जो इनका रिलेशन था वो बहुत ख़राब था तारा का और बिमला का। एंड गाइस, तारा वॉज क्लोजर टू मिश्राज सिस्टर दैन हर ऑन सिबलिंग। सो गाइस देखो, जो तारा है वो अपने सिबलिंग से ज़्यादा मिश्रा सिस्टर्स के साथ क्लोज थी, उनके साथ ज़्यादा वो रहा करती थी, जया और सरला के साथ, और अधिकतर उनके साथ ही वो खेला करती थी, उन्हीं के साथ रहा करती थी। और गाइस, जो मिश्रा सिस्टर्स हैं वो इन्हें अपनी बहनों की तरह ही रखती थी और कभी कभी तारा को क्लब भी लेकर जाती थी। सो गाइस, पार्ट 3 में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि चाइल्डहुड के बारे में। जो राजा है बिमला और तारा, इनका तो चाइल्डहुड था ही, बाबा ही तो अभी पैदा हुआ था जो कि मेंटली इल था। सो बिमला और राजा जो थे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन तारा के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इसीलिए जो तारा थी वो मिश्रा सिस्टर्स के साथ ज़्यादातर रहा करती थी और उन्हीं के साथ क्लब वगैरह जाया करती थी। सो गाइस, नाउ वी कम टू द 4th पार्ट। एंड गाइस, इन द 4th पार्ट दोबारा से हम 1980 वाले इंसिडेंट में आ जाते हैं वेयर तारा आस्क बिमला टू फॉरगिव राजा। सो गाइस देखो, जो बिमला है वो राजा से बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि मतलब उसने ऐसा लेटर भेजा और वो फैमिली को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर हैदराबाद चला गया था, तो इसीलिए बिमला बहुत ज़्यादा नाराज़ है राजा से। और तारा बोलती है बिमला को कि तुम राजा को माफ़ कर दो, लेकिन जो बिमला है वो अग्री नहीं करती हैं। और गाइस, तारा ऑल्सो लर्न्स अबाउट बिमलाज फाइनेंशियल कंडीशन। सो गाइस, जो तारा है उसे बिमला की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और तारा भी यहाँ पर राजा पर गुस्सा करती है कि राजा इस सिचुएशन में बिमला और बाबा को अकेला छोड़कर हैदराबाद चला गया, तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तारा को भी। एंड गाइस, देन तारा एंड हर हस्बैंड बकुल ट्राई टू कन्विंस हर टू टेक हेल्प। सो गाइस देखो, तारा और जो उसका हस्बैंड है बकुल, वो कन्विंस करने की कोशिश करता है बिमला को कि तुम हेल्प ले लो बिमला, बिकॉज तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि तुम राजा की हेल्प ले लो। और अगर तुम राजा की हेल्प नहीं लेना चाहती हो तो एटलीस्ट तुम हमसे ही हेल्प ले लो, मतलब बकुल से ही हेल्प ले लो। बट शी डजेंट अग्री ऑन इट। वो इस पर भी अग्री नहीं करती हैं, वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती हैं। एंड गाइज, नाइट बिफोर वेडिंग बिमला थिंक्स डीपली एंड डिसाइड्स टू फॉरगिव राजा। सो गाइज देखो, शादी की एक रात पहले, मतलब राजा की बेटी की जो शादी होने वाली थी उससे एक रात पहले जो बिमला है वो रियलाइज़ करती है कि मतलब उसने बाबा पे बेवजह ही फालतू में ही गुस्सा कर दिया था, जो कि बहुत गलत था। बाबा की तो कोई गलती ही नहीं थी, उसने बाबा पे बेफालतू में गुस्सा कर दिया। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, शायद वो राजा की वजह से बाबा पे गुस्सा अपना उतार रही है। और फिर वो सोचती है कि नहीं, अब उसे राजा को माफ़ कर देना चाहिए, बिकॉज इनिशियली उन दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग था। और वो पढ़ती है राजा की लिखी हुई कुछ पोएम्स जो कि उसने लिखी हुई थी, और उसके बाद वो डिसाइड करती है दैट शी विल फॉरगिव राजा। एंड गाइज, व्हेन तारा एंड बकुल लिव फॉर हैदराबाद, बिमला सेज
समथिंग। सो गाइज नेक्स्ट डे जब तारा और बकुल अपनी दोनों बेटियों के साथ शादी के लिए हैदराबाद निकल रहे होते हैं तो बिमला क्या कहती हैं तारा को कि वो और बाबा तो नहीं जा सकते हैदराबाद बिकॉज घर को छोड़ना अकेला पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अगर राजा यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ जाएगा तो वो सारे दोबारा से यहाँ पर ओल्ड दिल्ली के अपने इस घर में खुशी खुशी रह सकेंगे। तो गाइस ये जो नावल है इसी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाती है कि तारा और बकुल अपनी बेटियों के साथ हैदराबाद चले जाते हैं और बिमला यहाँ पर रह जाती है। और गाइस उसी दिन इवनिंग में मतलब जिस दिन राजा की बेटी की शादी थी तो तारा और बकुल तो चले गए अपनी बेटियों के साथ। इधर जो बिमला थी वो बाबा के साथ मिश्रा गार्डन में जाती है। मिश्रा फैमिली में कुछ गेट टुगेदर, कुछ पार्टी थी, कुछ फंक्शन था, वहाँ पर जाती है बिमला। और बिमला वहाँ पर रियलाइज़ करती है कि फैमिली का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस जो ये नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ डे इसी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि मतलब बिमला यहाँ पर अकेली रह जाती है बाबा के साथ। एंड गाइज नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स ऑफ क्लियर लाइट ऑफ डे। सो गाइज देखो इसकी जो सबसे पहली थीम है वो है फैमिली। गाइज देखो फैमिली इस नॉवल की एक मेन थीम है। हमने देखा कि जो मिस्टर दास और मिसेस दास है वो अपने बच्चों के साथ मतलब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा टाइम क्लब में रहते थे, मतलब अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते थे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते थे। सिमिलरली जो राजा है वो भी अपनी फैमिली से ज़्यादा प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस देता था हैदर अली फैमिली को। अपनी फैमिली को छोड़कर वो हैदराबाद चला जाता है बिकॉज वो हैदर अली फैमिली के साथ रहना चाहता है। और इसी तरीके से जो तारा थी वो भी अपनी फैमिली से ज़्यादा मिश्रा सिस्टर्स के साथ रहती थी। मिश्रा सिस्टर्स के साथ उसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो बेसिकली हमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पर बिमला और बाबा हमेशा से ही अकेले रहे, उन्हें हमेशा से ही फैमिली की कमी खलती गई। बिमला एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग से अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देती आई है। सो गाइस यही हमें यहाँ देसाई बताती है बिमला के थ्रू कि फैमिली वो है जिससे हम बने हैं और हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को फॉरगिव कर देना चाहिए, उनके साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। गाइज नेक्स्ट थीम इज़ पार्टीशन। पार्टीशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस नॉवल। सो गाइज देखो बिकॉज जो सेकंड पार्ट था इस नॉवल का उसमें हमने देखा सारा जो किस्सा था वो पार्टीशन टाइमिंग का था कि किस तरीके से वायलेंस हुए। अली फैमिली ओल्ड दिल्ली छोड़कर हैदराबाद चली जाती है। तो बेसिकली ये तो सिर्फ अली फैमिली का हमने देखा, इस तरीके की ना जाने कितनी फैमिलीज़ थी जो पार्टीशन के कारण अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा उन्हें। देन एडोलेसेंस। सो गाइज ये भी इस नॉवल की एक मेन थीम है बिकॉज इनका फ्यूचर जिस तरीके का हुआ है वो इनके एडोलेसेंस के एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड था कि जो तारा थी वो स्टार्टिंग से ही मिश्रा सिस्टर्स के साथ रहती थी और उसकी शादी भी वहाँ पर उसे बकुल मिलता उससे कर लेता। सिमिलरली जो राजा था वो हैदर अली फैमिली से इतना ज़्यादा इंप्रेस्ड था, उनसे इन्फ्लुएंस्ड था, वहाँ जाकर वो रहने लग जाता है। तो बेसिकली ये भी इसकी एक मेन थीम है दैट देयर एक्सपीरियंसेस इन द एडोलेसेंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्यूचर सेल्व्स इंक्लूडिंग देयर ऑफ्टेंस रिलेशनशिप्स विद अदर्स। राजा को इतना ज़्यादा सेल्फिश दिखाया गया कि वो अपनी खुद की फैमिली को छोड़कर चला जाता है इस टाइम पीरियड में। देन एस्केपिज्म। गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है कि जो इनके पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों से हमेशा बचकर रहे। तारा जो थी अपनी फैमिली से बचकर मिश्रा सिस्टर्स के साथ रही और राजा तो हैदराबाद ही चला जाता है। सो एस्केपिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस नॉवल। एंड देन विमेंस रोल। और विमेंस रोल में गाइस सबसे पहला जो रोल आता है वो बिमला का आता है बिकॉज बिमला ने स्टार्टिंग से ही अपनी फैमिली को सपोर्ट किया एंड शी वॉज इंडिपेंडेंट और उसने बाबा का ध्यान भी अपने खुद से ही रखा जबकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तारा जो है बेसिकली वो एक एस्केपिस्ट थी, उसको हम एस्केपिज्म वाले थीम में भी डाल सकते हैं कि वो ठीक है उसका एक रोल था लेकिन वो यहाँ पर एक एस्केपिस्ट निकली कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर एक इमोशनल सपोर्ट देने वाले बंदे के साथ शादी कर चली जाती है। वो बिमला को मुड़कर भी नहीं देखते कि आखिर बिमला किस तरीके से रह रही है। 1980 में जब वो आती है तब जाकर उसे फाइनेंशियल कंडीशन अपनी फैमिली की पता चलती है। देन मीरा मासी का रोल भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने दास फैमिली के जो बच्चे थे उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा और मिसेस दास तो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देती थी, वो तो हमेशा क्लब में बाहर घूमती रहती थी। देन मेमोरी ऑफ द पास्ट। तो गाइज ये जो थीम है ना मेमोरी ऑफ द पास्ट, it is one of the most important theme. Why? Because all the main characters of this novel are constantly drawn in the past and memory. बिकॉज इस नॉवल के ऑलमोस्ट जो मेन करेक्टर्स है वो कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट में देखते हैं, मेमोरीज़ को रीमेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे बिमला है वो अपने इनिशियल डेज़ को याद करते हैं। और इसी तरीके से हमें अनीता देसाई ने स्टोरी नरेट करके भी बताई है कि 1980 से फिर वो मेमोरीज़ में जाती 1947 में जाती है, फिर 1940 में जाती हैं। वो भी मेमोरी के थ्रू ही हमें इस नॉवल को एक्सप्लेन कर रही हैं। एंड देन फॉरगिवनेस तो गाइज बिमला के केस में ही आती है कि जो बिमला है वो अपने भाई को राजा को माफ़ कर देती है जबकि राजा ने उसको एक ऐसा लेटर भेजा था जो कि उसे इंसल्टिंग और बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर उनसे रेंट मांग रहा है जबकि फैमिली इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी उसके बावजूद। सो गाइस ये जो नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ डे यहाँ पर एंड हो जाती है। और अगर आप लोगों को इस नॉवल में कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप लोग मुझे फॉलो कर लें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक
थैंक यू।